नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस will be vector sum of all the electrostatic force on that charge due to the other charges taken one at the time. So let's suppose हमारे पास सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, करेक्ट, और हमें किसी एक पर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ये Q1 हो गया, ये -Q2 हो गया, ये +Q3 एंड दिस इज +Q4। सो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले Q2 की वजह से Q1 पर हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो Q1 चार्ज है, करेक्ट, उसे वो अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द F12। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज F13। फिर उसके बाद फोर्थ एंड फर्स्ट के बीच में फोर्स फाइंड आउट करेंगे, ये भी इसको रिपेल करेगा। सो दिस इज F14। सो ये फोर्सेस की डायरेक्शन हो गई, करेक्ट। जो फोर्स Q1 पे लग रहे हैं, अब इन सभी फोर्सेस का आपको वेक्टर सम करना है। तो जो नेट फोर्स होगा ऑन द फर्स्ट चार्ज, नेट फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज वो होगा F13 प्लस F12 प्लस F14। अगर nth चार्ज होते तो हम nth तक जाते। तो यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब हम फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं, सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो सबसे पहले इंडिविजुअल फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे सभी के बीच में। जब हम इंडिविजुअल फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो अदर पार्टिकल कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, करेक्ट। तो सेपरेटली हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे बिटवीन द चार्जेस एंड देन उसके बाद में उनका वेक्टर सम कर देंगे। सो वेक्टर सम करने के बाद में हमें नेट फोर्स पता चल जाएगा उस पार्टिकल पे कितना लग रहा है, और यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज केप्ट इन द मीडियम। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, उसे वैक्यूम में रख रहे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। सो अगर हम दो पार्टिकल को वैक्यूम में रखेंगे तो हमें पता है जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो होगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अभी यहाँ पर जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो जो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होगी वो एप्सिलॉन नॉट होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ वी इक्वल टू Q1 Q2 एंड k का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ऐसे ही अब हम मीडियम में रखते हैं, वाटर एक मीडियम है उसमें रखते हैं हम लोग। तो मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी Q1 Q2। जब मीडियम में रखेंगे तो परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, इसे लेते हैं 4 पाई EM। अब जो भी मीडियम है उसकी हम परमिटिविटी यहाँ पर रख देंगे। अगर वैक्यूम होगा तो E0, वाटर होगा तो EW, या कोई भी मीडियम होता है उसकी परमिटिविटी यहाँ पर ले लेंगे। सो Q1 Q2 बाय 4 पाई EM r स्क्वायर हो जाएगा ये, करेक्ट। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो लेते हैं हम लोग। सो नाउ वी विल टेक रेशियो ऑफ दिस बोथ। सो व्हाट वी विल गेट, FP बाय FM। सो व्हाट इज द FB वैल्यू, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो देखो यहाँ पर Q1 Q2 4 पाई r स्क्वायर, Q1 Q2 4 पाई r स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमें यहाँ पर मिलेगा EM बाय E0, EM बाय E0। और EM बाय E0 को ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे ही बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं कैपिटल K से रिप्रेजेंट करूंगा और इसे ही हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी भी। तो परमिटिविटी किसी मीडियम की डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सो FP बाय FM इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू K। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो दो चार्ज पार्टिकल है और वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है लेट्स सपोज वो है 10 न्यूटन। अब उन दो पार्टिकल को हम लोग रख देते हैं मीडियम में, तो कितना फोर्स लगेगा। और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है लेट्स सपोज
80। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि ये एक रेशियो है EM/E0 का, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या हुआ, जब वैक्यूम में रख रहे थे 10 न्यूटन लग रहा था, जब मीडियम में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास 80 है। सो हमें पता है FB/FM का जो रेशियो होता है वो K के बराबर होता है। अब मीडियम में आपको फाइंड आउट करना है, सो मीडियम में हो जाएगा FB/K। So what is the value of FB? It is 10 and what is the K value? It is 80. So ये हो जाएगा आपका 1/8 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ FM। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा मीडियम में लगेगा वो 1/8 न्यूटन होगा, मतलब 8 टाइम लेस होगा। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा कि इस फॉर्मूले का हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। Let's see next question everyone. When air is replaced by a dielectric medium of force constant K, the force of attraction between two charges separated by the distance decreases K time, remain unchanged, increases K times, become K power -2 times. So which one is correct here? So देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। When the air is replaced by the dielectric medium of force constant K, the force of attraction between two charges separated by the distance. So हमें पता है FV/FM का जो रेशियो होता है वो K के इक्वल होता है, करेक्ट। सो FV/FM इज इक्वल टू K होता है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसे लिख सकते हैं FV/K, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो K टाइम्स लेस हो जाएगा, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस K टाइम्स। सो व्हेन द एयर इज रिप्लेस्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द फोर्स कांस्टेंट K, the force of attraction between two charges separated by the distance decreases K times, करेक्ट। तो जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा होता है उससे कंपैरिजन में K टाइम्स लेस होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Let's see it. Next topic everyone, electric field. So what is the definition of electric field? A region surrounding a charge where its electrical effect can be observed by the other charges is called the electric field. इस डेफिनेशन का क्या सेंस निकल रहा है, जैसे लेट सपोज हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके आसपास का जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा इस चार्ज पार्टिकल का उस दूसरे चार्ज पार्टिकल पर, करेक्ट। तो उस इफेक्ट को हमने क्या बोला हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल की वजह से उस पी पॉइंट पर जहां पर उस चार्ज पार्टिकल को रखा था उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक ऑरा भी मान सकते हो जो कि इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल की वजह से आसपास क्रिएट हुआ है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है उसके आसपास का कोई ऑरा होता है, आप उसके पास में जाओगे तो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगे, करेक्ट। दूर जाओगे तो कम इन्फ्लुएंस होगे, करेक्ट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा है। तो ये प्लस क्यू चार्ज के आसपास का ऑरा है, उसके अगर पास में आप जाते हो तो डेफिनेटली इंटेंसिटी बढ़ेगी, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी और दूर जाओगे तो इंटेंसिटी कम होगी, मतलब ऑरा कम हो रहा है। ऑलराइट, सो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख लूंगा। तो आपको एक टेस्ट चार्ज लेना है और उसे यहाँ पर रख लेना है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टेस्ट चार्ज। तो ये आप टेस्ट चार्ज लेकर यहाँ पर रखोगे। अब इस टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो आपको देखनी है। अब टेस्ट चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज नेचर वाइज पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते कभी भी, और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो आपने यहाँ पर रखा। अब इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, करेक्ट। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इस पॉइंट पर। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इस पी पॉइंट के ऊपर, करेक्ट।
मुझे फाइंड आउट करना है कि इस पी पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। डायरेक्शन तो मुझे पता चल गई, कैसे निकालेंगे। टेस्ट चार्ज को रखना है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये हमारा कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो, उसे हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पर, वो जो फोर्स लग रहा है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर और जो मैग्नीट्यूड है टेस्ट चार्ज का, उसके रेशियो के बराबर होगा, करेक्ट। तो आप इसको लिख सकते हो E इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा? के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है। ये पोजीशन वेक्टर भी आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर, करेक्ट। पी पॉइंट पर उसका हेड रखा और जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है वहाँ पर उसकी टेल रखी है हमने। सो फोर्स जो होगा इस क्यू नॉट पर, उसे लिखेंगे के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। सो वो क्या होगा? क्यू नॉट होगा। डायरेक्शन की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सभी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग यहाँ पर आर कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो हो जाएगा मेरे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, करेक्ट। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया इन द वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ होगा। Now let's see next question everyone. Six identical charges are placed at the corner of the regular hexagon of side A. The net electric field at centroid O is what? तो हमें O पॉइंट पर फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, जो डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज की यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और इसकी यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस सेम होंगी, करेक्ट। ये सारी डिस्टेंसेस सेम होंगी। हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंसेस सेम है और ये डिस्टेंस भी। तो आप सभी चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स देखोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन कर लो, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर, इधर से, इसकी वजह से इधर होगा। सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होंगे, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है। देखो सारे चार्जेस सेम है, तो सभी की वजह से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ओ पॉइंट पर मिलेगा वो 0 होगा, करेक्ट। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना लिख रहे हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, सेकंड की वजह से, सभी की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और नेट हमें ऊपर 0 देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस बॉडीज के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, करेक्ट। कंटिन्यूस बॉडीज क्या हो सकती हैं? जैसे कि ये पेन है, करेक्ट। यहाँ पर जो मास है इसका, वो किसी एक पॉइंट पर नहीं है, इसका जो मास है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी चार्ज के साथ भी होगा। यहाँ पर जो चार्ज है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ पर किसी एक सिंगल पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ऐसी बॉडी को हम कंटिन्यूस बॉडी बोलेंगे। तो हमने 3 पार्ट में से डिवाइड किया है, वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को, करेक्ट। लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और ये 1D बॉडी होंगी, 1 डायमेंशनल बॉडी। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास में एक वायर है, एक वायर ड्रॉ कर लेते हैं एंड इस वायर की जो लेंथ है वो है L और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो है, प्लस Q चार्ज है इसके ऊपर।
करेक्ट। सो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज लैम्डा वैल्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऑलराइट, अब ऐसे ही रिंग होगी तो लैम्डा यहाँ पर क्या है, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे हमने क्या लिखा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज लिया, टोटल लेंथ ले ली, और दोनों का रेशियो ले लिया तो लैम्डा हो जाएगा। ऐसे ही एक रिंग बना लेते हैं, एक रिंग ले लेते हैं। करेक्ट। लेट सपोज रेडियस ऑफ दिस रिंग इज आर। इस पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है लेट सपोज प्लस क्यू। टोटल चार्ज जो इस पर है वो है प्लस क्यू। तो टोटल चार्ज है प्लस क्यू, तो यहां पर लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ मीन्स क्यू बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर सरकमफेरेंस है। सो लैम्डा इक्वल टू व्हाट, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाए लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई आर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक डिस्क ले लेते हैं, और डिस्क के ऊपर लेट सपोज रेडियस ऑफ द डिस्क इज व्हाट, इट इज द कैपिटल आर, और यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है इस डिस्क के ऊपर। करेक्ट। तो यहाँ पर जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो चार्ज होगा वो फंक्शन ऑफ एरिया होगा, जैसे यहाँ पर चार्ज जो था वो फंक्शन ऑफ लेंथ था, बट नाउ द चार्ज इज फंक्शन ऑफ एरिया, मतलब पूरे एरिया पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिग्मा को हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाय ए। तो टोटल चार्ज प्लस क्यू है। करेक्ट। तो ये चार्ज और एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, है ना। अगर मैं ले लूं यहाँ पर एक कंडक्टर स्फीयर, तो क्या होगा, एक स्फीयर अगर लेते हैं तो ये थी हमारी डिस्क, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारे पास में स्फीयर है, ऑलराइट, और उस स्फीयर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और ये कंडक्टर है, कंडक्टर स्फीयर। करेक्ट। तो यहां पर जो चार्ज है वो सरफेस पर है। कंडक्टर में कोई कंडक्टर स्फीयर है तो चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ सरफेस पे होगा, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकते हैं। तो फोर्स लगेगा, चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज तब तक मूव करते रहेंगे जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो इक्विलिब्रियम में तभी आएंगे जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाए तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगे। करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो टोटल चार्ज है सरफेस के ऊपर वो क्यू है। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्यू बाय सरफेस एरिया, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट। यहाँ पर जो चार्ज होगा वो पूरे वॉल्यूम में फैला होगा, चार्ज इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। करेक्ट। तो हमें चाहिए एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। करेक्ट, एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, और अब ये नॉन कंडक्टर है तो चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और टोटल चार्ज खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस पर यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे खुद से, क्योंकि अब यहाँ पर चार्ज मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर पर चार्ज मूव नहीं करते।
इसलिए हमें शॉक भी नहीं लगता। अगर एक रबर या प्लास्टिक की रॉड ली जाए और कहीं से करंट फ्लो कर रहा है, वहां पर टच कर दोगे आप तो आपको शॉक नहीं लगेगा, पर वही कंडक्टर लोगे, कंडक्टर रॉड लोगे और उसे टच कर दो तो आपको शॉक लग जाएगा। करेक्ट, क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर और नॉन कंडक्टर में नहीं करते, इससे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी चार्ज आपको अपने आप से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और यूनिफॉर्मली चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब इसकी रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो यहां पर आप लिखोगे रो इक्वल टू, क्या लिख सकते हो आप, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज है क्यू और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू। सो रो इक्वल टू मिलेगा आपको Q/4/3 पाई आर क्यू, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है, वो हर जगह है। यहाँ पर भी हमारे पास में स्फीयर था, लेकिन वो कंडक्टर था तो चार्ज सिर्फ सरफेस पर ही था, इसलिए चार्ज सिर्फ फंक्शन ऑफ एरिया था। बट नाउ वी हैव ए नॉन कंडक्टर स्फीयर, तो चार्ज अब हर जगह पर है, तो जो चार्ज है वो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो अगर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है तो हम उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और चार्ज अगर पूरे ऑब्जेक्ट में फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो हम रो से रिप्रेजेंट उसको करेंगे। तो 3D हो इतना ही सफिशिएंट नहीं है, वो एक नॉन कंडक्टर भी होना चाहिए और चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी रो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट तो 3D था, पर जो चार्ज था वो सिर्फ सरफेस पे था। तो चार्ज इज ओनली फंक्शन ऑफ सरफेस, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग Q/4πr², चार्ज पर यूनिट एरिया। बट यहाँ पर पूरे उसमें फैला हुआ है, इसलिए चार्ज यहाँ पर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है। तो आप इसको ये लिखोगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। एक आर्क की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है E = 2k λ/r sin α/2। तो यहां पर एक आर्क लेना है, करेक्ट, और ये जो आर्क एंगल है वो है फाई। इस P पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, करेक्ट, और रेडियस है आर्क की आर। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इस और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, और आर्क लेंथ है फाई आर। तो ये जो क्यू चार्ज है वो फाई आर लेंथ पर है, तो इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू Q/फाई आर, करेक्ट, लैम्डा इक्वल टू Q/फाई आर, ये लिखा जा सकता है। अब इसकी वजह से हमें P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, और के बाद में इस P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल होगा, करेक्ट, ये एंगल है थीटा, और ये जो आप आर्क ले रहे हो वो आर्क एंगल है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी, ये है डी थीटा, करेक्ट, डी थीटा, और इसको हमने लिया थीटा एंगल पर जाकर के, ये एंगल थीटा पर जाके डी थीटा जितना एलिमेंट लेना है, और रेडियस है आर, इस आर्क की। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लिखा जाए तो वो होगा DE। अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा DE cos थीटा, DE cos थीटा, करेक्ट।
सो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब उसके बाद में आपको, अगर आप पूरी रिंग की वजह से निकालोगे तो सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, और ये एंगल होगा आपका -5/2 और ये एंगल होगा +5/2। तो -5/2 से +5/2 तक आपको जाना है, करेक्ट। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये हो गया, ये है डी ई कॉस थीटा, तो यहाँ पर डी नहीं आएगा, ये सिर्फ डी ई कॉस थीटा है। ऑल राइट, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर वैल्यू रखनी है डी ई की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इसमें जो चार्ज होगा, लेट्स सपोज डी क्यू है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पर, वो हम लिखेंगे। और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, -5/2 +5/2 एंड डी की जगह आप रखेंगे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें के बाय आर स्क्वायर को बाहर ले लो। अब यहाँ पर डी क्यू है ना, ये भी वेरिएबल है, कॉस थीटा भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरी कर रहा है, तो दो वेरिएबल है। तो हमें इसके बीच में एक रिलेशन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं के बाय आर स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, और अंदर बचेगा हमारे पास में -5/2 टू +5/2, एंड देन उसके बाद में के बाय आर को तो बाहर ही ले लिया है, के बाय आर स्क्वायर। अंदर हमारे पास में है डी क्यू कॉस थीटा, करेक्ट, डी क्यू कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको, देखो अब क्या करोगे आप, अब आप इस डी क्यू ये जो एलिमेंट है, इस पर आप जो डी क्यू चार्ज है उसका थीटा के साथ में रिलेशन फाइंड आउट करोगे। अगर हम देखें फाई आर लेंथ पर जो टोटल चार्ज है वो है क्यू, करेक्ट, और आर डी थीटा जो कि आर्क की लेंथ है, उस पर जो चार्ज है वो है डी क्यू, करेक्ट। तो यहाँ पर जो डी क्यू होगा वो हो जाएगा क्यू आर डी थीटा बाय फाई आर, ये मिलेगा आपको। सो E इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर -5/2 टू +5/2। उसके बाद डी क्यू की जगह पर आप रखोगे क्यू आर डी थीटा बाय फाई आर, ये किसकी वैल्यू होगी, डी क्यू की, एंड देन कॉस थीटा। और इसमें आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपको दिख रहा है, एंड क्यू बाय फाइव भी कांस्टेंट है, उससे बाहर लो। सो ई इक्वल टू के आर स्क्वायर एंड देन -5, काम करते हैं न्यू पेज ले लेते हैं, ऊपर स्पेस कम पड़ेगा। तो न्यू पेज ले लेते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हमें मिल चुका है, करेक्ट। तो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज E इक्वल टू के आर स्क्वायर, और यहाँ पर -5/2 टू +5/2, देन अंदर है हमारे पास में क्यू डी थीटा बाय फाइव। अच्छा, ये क्यू बाय फाइव भी कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं इसको भी बाहर ले लेते हैं। तो थोड़ा सा एक स्टेप कम हो जाएगी, लेना तो पड़ेगा ही उसको बाहर।
बी ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब अंदर क्या बच रहा है, कॉस थीटा डी थीटा, करेक्ट। अब उसके बाद आप क्या करोगे इसमें, देखो आप क्या कर सकते हैं, E इक्वल टू के क्यू बाय फाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट होगी -5/2 टू +5/2। अब उसके बाद में E इक्वल टू के क्यू बाय फाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया। अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट साइन 5/2 माइनस लोअर लिमिट साइन -π/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इक्वल टू के क्यू फाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 साइन 5/2, करेक्ट। अब उसके बाद में क्या करें, अब अगर हम ध्यान करें Q बाय फाई आर ये लैम्डा था, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि लैम्डा बाय आर 2 साइन 5/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2। सो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2, करेक्ट। तो अगर एक आर्क को देखा जाए तो आर्क की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2 जितना होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम एक आर्क की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, जहाँ पर अल्फा या फाई आर्क एंगल को डिनोट कर रहा है, आर रेडियस को, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, और के यहाँ पर कॉलम कांस्टेंट है। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हुई होगी। Let's see this question everyone. Find electric field at center of ring as shown in figure where lambda is the linear charge density. तो यहाँ पर जो lambda वो linear charge density है, हमें electric field center of ring पर find out करना है। इस ring के center पर electric field क्या होगा ये हमें find out करना है। So let's see कैसे कर सकते हैं हम लोग। अपर पार्ट A है, लोअर पार्ट B है। अपर पार्ट पर जो चार्ज डेंसिटी वो प्लस लैम्डा है, लोअर पार्ट पर माइनस लैम्डा है, और P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखूँ तो इस टेस्ट चार्ज पर ये जो ए पार्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा उसको, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा ई ए। सिमिलरली इस टेस्ट चार्ज को ये जो बी वाला पार्ट है वो अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। बी वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। दोनों सेम डायरेक्शन में तो आप उसे ऐड कर सकते हो। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पी पॉइंट होगा वो समीशन होगा ए का और बी का, करेक्ट। समीशन होगा ए का और बी का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से पी पॉइंट पर हम लोग लिख सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, करेक्ट। ऐसे ही दूसरे पोर्शन की वजह से भी लिखेंगे 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। दोनों की वजह से सेम ही है तो आप इसे ऐड भी कर सकते हो। तो जो 4k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। अब अल्फा, आप ध्यान करो अल्फा होता क्या था, अल्फा होता था आर्क एंगल। तो ये जो सेमी सर्कल है उसका आर्क एंगल कितना होगा, अल्फा इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो 180 का हाफ करेंगे देन 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास में फाइनली आ रहा है 4k लैम्डा बाय आर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4k लैम्डा बाय आर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट द एक्सियल पॉइंट। हम एक रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर में हमारे पास में एक रिंग है जिस पर टोटल चार्ज प्लस क्यू है, उसकी रेडियस आर है, और हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस रिंग की वजह से, करेक्ट। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं सबसे पहले।
इस रिंग के ऊपर, और लेट्स सपोज उसके पास है चार्ज dq। अब छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा p पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप टेस्ट चार्ज रख सकते हो, करेक्ट। टेस्ट चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर मैं रिजॉल्व करूं डी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये डी ई कॉस थीटा होगा, करेक्ट। यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पी पॉइंट एक्स है, और रिंग की जो रेडियस है वो आर है। तो अगर डी क्यू और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिखा जाए तो वो हो जाएगा स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें पता है डी है, और डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसके अपोजिट एक छोटा सा एलिमेंट और लिया जाए तो यहाँ पर होगा क्या, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो सारे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करना है, सिर्फ वर्टिकल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करना होगा। तो ये काम हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। हम हमने वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे इस वजह से। ऑलराइट, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर डी की वैल्यू रखते हैं। डी इलेक्ट्रिक फील्ड है छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो हो जाए के डी क्यू बाय, और डिस्टेंस डी क्यू एंड पी पॉइंट के बीच का आर है। ऑलराइट, सो के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ पर हम आर स्क्वायर लिख लेंगे एंड कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो ज्योमेट्री से कर सकते हैं हम लोग। अगर ज्योमेट्री को देखा जाए तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेनस मीन्स x बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसमें अगर हम ध्यान दें, जो स्मॉल आर है वो कांस्टेंट होगा सभी एलिमेंट के लिए, करेक्ट। और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है सभी एलिमेंट, और पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, आर आर ही होगा। तो आर को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, के भी कांस्टेंट होगा, और एक्स एक्स भी कांस्टेंट होगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इस वजह से इन सभी को हम लोग बाहर लेके चलते हैं। तो के एक्स और नीचे ये आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। एंड नाउ वी हैव डी क्यू इन इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 टू क्यू, टोटल चार्ज क्यू होगा। तो ये जो के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट एक्सिस पर। अब लेट सपोज मैं सेंटर पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर सेंटर पे हम देखें तो सेंटर पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर पी पॉइंट सेंटर पर हो तो एक्स 0 होगा, और ये मल्टीप्लाई में है एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 निकलेगा। अब हमने देखा सेंटर पर 0 है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी होता जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है यहाँ पर, करेक्ट। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम भी होता जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा। तो सेंटर पे 0 है और इनफाइनाइट पे 0 होगा अप्रोक्स, तो बीच में कहीं मैक्सिमम भी होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो मैक्सिमम भी फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रिंग की एक्सिस पर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले एक रिंग ले लेते हैं।
रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। इस रिजल्ट को हम कॉपी कर लेते हैं जो अभी अभी हमें मिला था यहाँ पर। ओके, सो ये हमें मिल चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 होता है। अब जहां पर भी मैक्सिमा होगा वहां पर जो स्लोप होगा, जैसे ई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, तो जहां पर भी मैक्सिमा होगा वहां पर जो स्लोप होगा वो 0 होगा, ये हमें मालूम है। करेक्ट। तो जहां भी मैक्सिमा बनेगा वहां पर स्लोप 0 होगा, तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे डी ई बाई डी एक्स। देन उसके बाद में के क्यू को बाहर रखो एंड देन डी बाई डी एक्स, ये x हो गया, एंड देन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2। करेक्ट, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। जहां पर भी मैक्सिमम बनेगा वहां पर स्लोप 0 होगा, तो आप डी बाई डी एक्स को 0 रख सकते हो। आपके पास है के क्यू, और के क्यू को भी उधर भेजो बराबर के साइड 0 रख के, तो ये गायब हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल का, क्योंकि एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 दो वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वेरिएबल को बाहर रखो, सेकंड वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो, जो कि हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2, फिर प्लस लगाया, फिर सेकंड वेरिएबल को एज इट इज रखना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2, एंड देन डिफरेंशिएशन करना है एक्स का, सो डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स। अब उसके बाद में क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, तो 0 इक्वल टू एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको, -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 -1, सो -5/2, एंड नाउ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाए 2x। करेक्ट, ये हो गया इसका। फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड देन एक्स का हो जाएगा 1। करेक्ट, इक्वल टू 0 है ये यहाँ पर। ओके, सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में 2x स्क्वायर, और देखो ये 2 है, ये 2 है, तो इससे इसको मैं कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ। सो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक माइनस साइन भी है। करेक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं -3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2। करेक्ट, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें वैल्यू x की चाहिए, x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। सो 3x स्क्वायर, इसको बराबर के साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा। करेक्ट, 3x स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2। करेक्ट, ये लिखा जा सकता है। अब इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 प्लस 5/2 होगा आपका, तो ये 1 हो जाएगा। सो नाउ वी हैव 3x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, प्लस माइनस r बाय √2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब इस डिस्टेंस पे जाकर आपको मैक्सिमम मिलेगा। अगर आप 0 से r/√2 पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तब भी मैक्सिमम मिलेगा, और लेफ्ट में जाओगे तब भी आपको मैक्सिमम
मिलेगा। करेक्ट, इस पोजीशन पर आपको मिलना है। तो ये हमने देख लिया। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे रिंग आपको दिख रही है फिगर में। करेक्ट, सेंटर पे 0, ये भी हमने देखा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी हमने देखा था। करेक्ट, ऊपर एक्स था ना यहाँ पर फाइनल में, तो ई पी के क्यू एक्स हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। और नीचे एक्स स्क्वायर भी है, बट अगर एक्स यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमें ई पी क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, मतलब सेंटर पे 0 होगा। तो ग्राफ सेंटर से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद धीमे धीमे बढ़ेगा और इन्फाइनाइट पे फिर से 0 को अप्रोच करेगा ये। करेक्ट, और बीच में r/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम मिलेगा आपको, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा, अगर आप -r/√2 पर जाओगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तब भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो कुछ इस शेप में आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये ग्राफ और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिंग की एक्सिस पर, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। Let's see this question, everyone. A charge -q of mass m is slightly displaced along the axis of the charge ring. Find out the time period of the oscillation. तो हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। एक रिंग है जिस पर टोटल चार्ज है +q, उसके सेंटर पर हम लोग एक नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं -q, जिसका मास है m। अब उस नेगेटिव चार्ज को आपको डिस्प्लेस करना है हल्का सा, एंड देन उसके बाद उसे छोड़ देना है। तो लेट सपोज हमने x डिस्टेंस तक उसे डिस्प्लेस किया एंड देन छोड़ दिया। अब पॉजिटिव रिंग नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। करेक्ट, तो आपने फोर्स लगाया इधर, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही जब वो इधर जाएगा देन रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड द सेंटर लगेगा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑसिलेट करेगा। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है इसमें, जब वो SHM कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमें पता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। करेक्ट, रिस्टोरिंग फोर्स जरूरी है SHM के लिए, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। और अप्लाइड फोर्स कितना होगा, ma, मास इंटू एक्सेलेरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगा रहा है इस पर, ये रिंग लगा रही है। तो रिंग की वजह से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, और -q चार्ज पर कितना फोर्स है वो देख लेते हैं। करेक्ट, तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग ले सकते हैं, करेक्ट, -QE। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है x डिस्टेंस पर इस रिंग की वजह से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन -q, और x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रिंग की वजह से वो भी हम ले सकते हैं। अब लेट्स सपोज इसकी जो रिंग है इसकी रेडियस है R। करेक्ट, रिंग की रेडियस ले लेते कैपिटल R, एंड डिस्टेंस हो गई सेंटर से यहाँ तक की x। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पर x डिस्टेंस पर KQ(x/r² + x²) 3/2। तो ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था। करेक्ट, KQ(x/r² + x²) 3/2। तो इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा x डिस्टेंस पर इस रिंग की वजह से, रेडियस r है और जो पार्टिकल है वो अभी x डिस्टेंस पर है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो x है वो बहुत छोटा सा है। करेक्ट, स्लाइटली हमने डिस्प्लेस किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो x², जब x बहुत छोटा है तो x² तो अप्रॉक्स 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लिख सकते हो a इक्वल टू, मास को भी इधर लेके जाओ, तो -QKQX डिवाइडेड बाय x² 0 हो जाएगा, तो आपके पास है r² इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया r3। एंड मास से भी आपने डिवाइड कर दिया। करेक्ट, m को इधर लेकर आए तो आपको ये मिल गया। अब आप इसे स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन से कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड SHM इक्वेशन क्या होती है, a इक्वल टू -ω²x, ये हमें मालूम है। तो जो भी टर्म x के साथ में होगा वो ω² होगा। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है x के साथ में टर्म, दिस इज ω²। तो इसे हम ω² बोलेंगे। ओमेगा इक्वल टू हमें मिलेगा √Q K Q/m R3, दिस इज वैल्यू ऑफ ओमेगा।
और टाइम पीरियड निकालना है तो इसे आप इक्वेट कर सकते हो 2π/t से भी। तो टाइम पीरियड आपका फाइनली आ जाएगा 2π√m r³ divided by q/k/q. So this is the time period formula. So finally हमें ये यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को।